Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि सर्वप्रथम मांग से क्या आशय होता है। जो भी उपभोक्ता की मांग होती है वह समस्त आर्थिक क्रियाओं का मूल स्रोत होती है। कि जो उपभोक्ता की मांग है, जो डिमांड है, उसी पर हमारी आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, राजस्व भी उसी पर डिपेंड करती है। आज उत्पादक को कितना और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना ये किस पर निर्भर करेगा। जितनी बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी उसी के अनुसार उत्पादक क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। तो यहाँ सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि मांग से क्या अर्थ होता है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो हमारी मानवीय इच्छाएं हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी को 4 व्हीलर खरीदनी है, किसी को 2 व्हीलर खरीदना है, आपको गोल्ड परचेज करना है, आपको मोबाइल खरीदना है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी इस वस्तु की इच्छा है, हमारी इस वस्तु की डिमांड है। हम सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में हम मांग से आशय इस प्रकार लगाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग से आशय प्रभावपूर्ण मांग से होता है। केवल इच्छा मात्र ही अर्थशास्त्र में मांग नहीं होती है। अर्थशास्त्र में मांग से आशय प्रभावपूर्ण मांग से लगाया जाता है। तो उस प्रभावपूर्ण मांग में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ये देखिए। अर्थशास्त्र में मांग से आशय प्रभावपूर्ण मांग से होता है। इसमें फर्स्ट है वस्तु की इच्छा, कि आज फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, उसको एक 4 व्हीलर खरीदनी है, तो उसे उसकी वस्तु की खरीदने की इच्छा है। सबसे पहला जो प्रभावपूर्ण मांग में पॉइंट आता है कि वस्तु को क्रय करने की इच्छा होनी चाहिए। सेकंड है कि वस्तु को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन, या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। मुझे किसी को फॉर एग्जांपल, ये हमने जो माना है कि एक्स को एक 4 व्हीलर खरीदना है और उसकी लागत है 5 लाख रुपए, तो उसके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए कि इच्छा वस्तु को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। थर्ड है साधनों को व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड। आज वो सक्षम है, उसको 4 व्हीलर खरीदना है और उसके पास 4 व्हीलर खरीदने की लागत यदि 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए भी है, लेकिन माना कि वो व्यक्ति कंजूस है या उसको परमिशन नहीं मिली है और वो नहीं क्रय कर सकता है, तो यानी आपके पास इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन जब तक आप उन साधनों को व्यय नहीं करेंगे, साधनों को खर्च करने की तत्परता नहीं होगी, वो वस्तु जो वो आपकी इच्छा है वह मांग में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो माना कि उसके पास साधन व्यय करने की तत्परता भी है, विलिंगनेस टू स्पेंड, वो पैसा खर्च करके 4 व्हीलर क्रय करना चाहता है। नेक्स्ट है आपका एक निश्चित कीमत। अब फॉर एग्जांपल कि जो सेलर है वो बोलता है कि मैं 5.25 लाख रुपए में आपको ये कार डिलीवर कर दूंगा, और जो उपभोक्ता है वो बोलता है कि एक्स बोलता है कि नहीं, मैं ये कार 5 लाख रुपए में ही क्रय करूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कीमत पर दोनों का बार्गेनिंग पे दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर जब तक एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार नहीं होगा, वह इच्छा है, साधन है, साधनों को खर्च करने की तत्परता है, लेकिन कीमत निर्धारित न होने के कारण वह इच्छा मांग में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। ऐसे ही होता है, एक निश्चित समयावधि की दी हुई समयावधि में ही आपको जिस समय उस वस्तु की आवश्यकता है, आप क्रय करने के लिए गए मार्केट में, किसी डीलर के पास आप 4 व्हीलर परचेज करने गए, आपके पास साधन है, आप साधन खर्च करना चाहते हो, कीमत भी डिसाइड है, लेकिन आपको जो कलर चाहिए वो कलर वहाँ अवेलेबल नहीं, वो बोलता है मैं 15 डेज बाद। तो ये सब चीज़ें जब तक पूरी नहीं होती, ये पांचों पॉइंट्स, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन, साधनों को खर्च करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समयावधि, ये पांचों पॉइंट्स जब तक भी किसी उसमें नहीं होते वह मांग नहीं कहलाती है। इसलिए अर्थशास्त्र में मांग से क्या आशय होता है, प्रभावपूर्ण मांग से होता है, और उसमें इन पांचों पॉइंट्स को कवर होना अनिवार्य होता है। और यह हम दूसरे शब्दों में कहें
तो मांग से क्या आशय होता है? मांग का अर्थ एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता बाजार में किसी निश्चित समय और विभिन्न मूल्यों पर क्रय करेंगे। हम बोलते हैं एक दी हुई कीमत और एक निश्चित समय में उपभोक्ता बाजार में वस्तुओं की जो विभिन्न मात्राओं को क्रय करता है वह क्या कहलाती है? उस वस्तु की मांग कहलाती है। आपको यहाँ परिभाषाएं गिवन है। प्रोफेसर बैनहम के शब्दों में किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष में खरीदी जाएगी। तो आप कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। बाकी ये अर्थ में आपको यह आवश्यक लिखना है कि मांग से आशय अर्थशास्त्र में प्रभावपूर्ण मांग से होता है और उसमें इन सभी तत्वों का होना आवश्यक होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय पर दी हुई कीमत पर खरीदी जाती है। आज 20 रुपये प्रति किलो पर एक स्थान पर 10 क्विंटल दूध की मांग है। तो यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा क्योंकि मांग किसी निश्चित मूल्य एवं समय से संबंधित होती है। फिर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से ही प्रभावित नहीं होती। आज वस्तु की मांग केवल वस्तु की कीमत के कारण ही प्रभावित नहीं होती। प्रभाव मतलब कि आप उसको क्रय कर पाएंगे या आपके डिसीजन जो चेंज होता है वो केवल वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके साथ जैसे अनेक तत्व, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, मौसम, जनसंख्या, ये सभी तत्व जो होते हैं वह मांग को प्रभावित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं, यानी उस वस्तु को क्रय करने के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं? तो जैसे फर्स्ट है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला अगर उपभोक्ता की मांग पर हम देखें प्रभाव पड़ता है तो उस वस्तु की कीमत का है। हम आगे पढ़ेंगे मांग का नियम। मांग का नियम भी यही कहता है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और कीमतें कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मांग कीमत को प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं की रुचि, आदत तथा फैशन। यदि अभी फैशन में परिवर्तन हो जाए तो पहले जो वस्तु फैशन में थी उसकी डिमांड अधिक थी, अगर वह अब आउट ऑफ फैशन हो गई ये वस्तु तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मांग कम और अधिक होती है। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आदत। पहले उपभोक्ता को माना कि किसी वस्तु को उपभोग करने की आदत थी और वर्तमान में उस उपभोक्ता की हेल्थ की वजह से या किसी भी वजह से उपभोक्ता ने उस वस्तु को उपभोग करना बंद कर दिया। तो पहले उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की मांग अधिक थी और अब उस उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की मांग क्या हो गई? कम हो गई। तो ये मांग अभी हम जो पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, हमने बोला ना पर्टिकुलर व्यक्ति पर डिपेंड करती है, व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी जो मांग क्या होगी अलग अलग होगी। किसी वस्तु, यदि वो वस्तु आपके लिए उपयोगी है तो आपके लिए उसकी मांग होगी, और माना कि सामने वाले के लिए नहीं है तो उसके लिए उस वस्तु की मांग नहीं होगी। तो उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन से भी उसकी मांग क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट है मौद्रिक तथा वास्तविक आय। एक आप चेंज इन मॉनेटरी और रियल इनकम। रियल इनकम ये होती है जो वास्तव में जैसे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो गए। आपकी मौद्रिक आय, आपको जो सैलरी है वो तो फिक्स, जितनी 10,000 फॉर एग्जांपल मिल रही है तो वही ही मिलेगी, तो आपकी मॉनेटरी इनकम तो फिक्स्ड है। लेकिन वास्तविक आय में यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती है तो पहले 100 रुपये में आप 2 यूनिट खरीद पा रहे थे और अब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होने के कारण यदि आप 100 रुपये में 4 यूनिट खरीद पा रहे हैं तो उससे क्या, आपकी मौद्रिक आय तो स्थिर है लेकिन वास्तविक आय क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वास्तविक आय में वृद्धि होने के कारण आप उस वस्तु की कीमत कम होने से उसकी अधिक मात्रा खरीद पाते हैं। तो उपभोक्ता की आय और वास्तविक आय में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जैसे जनसंख्या में परिवर्तन। जिस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है वहाँ बच्चों का अनुपात अधिक पाए जाने के कारण जो बच्चों के उपयोग की वस्तुएं होती है जैसे दूध, बिस्किट, गाड़ी, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि की मांग अधिक रहती है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या कम होती है तो बूढ़ों का अनुपात अधिक होगा और उनकी पसंद की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। तो मतलब जिस तरह की जनसंख्या होगी अर्थव्यवस्था में उसी तरह की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।
नेक्स्ट है प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। ये दो वर्ड आपके बार बार रिपीट होते हैं, मैं पहले भी इनका अर्थ बता चुकी हूँ। प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्सटीट्यूट गुड्स, जो एक के स्थान पर दूसरे में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय एंड टी एंड कॉफ़ी, गेहूँ और चावल। तो ये क्या है? प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि शू, जूते और मोजे हो गए, कार और पेट्रोल हो गया, पेन और स्याही हो गई। तो इन वस्तुओं के यदि मूल्यों में परिवर्तन होते हैं तो वह भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टी और कॉफ़ी का लेते हैं कि अगर चाय की कीमतों में वृद्धि होती है, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि चाय की कीमतों में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा? चाय की कीमतों में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा? चाय के स्थान पर किसका प्रयोग बढ़ा देगा? कॉफ़ी का, क्योंकि चाय की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार जो पूरक या स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनके मूल्यों में परिवर्तन होने से भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है आपका व्यापार की दशा में परिवर्तन। व्यापार की दशा से आशय है कि मंदी और तेजी की स्थिति है। यदि बाजार में मंदी की स्थिति है, जैसे कि अभी हम देखें कोरोना काल है, तो वस्तुओं और सेवाओं के की जो मांग है बाजार में वो क्या हो गई है? बहुत कम हो गई है। बाजार में मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी और तेजी की स्थिति में बढ़ जाती है। बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता अधिक से अधिक बचत करेगा तो वह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर कम खर्च करेगा, तो मांग कम होगी। और यदि बचत की प्रवृत्ति कम होगी तो मांग अधिक होगी। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन का फर्क पड़ता है। अभी जैसे सर्दी का सीजन है तो जो सर्दी की वस्तुएं हैं, गर्म कपड़े हैं और जो गर्म उनकी मांग बढ़ेगी। और जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा, गर्मी का मौसम आएगा तो आइसक्रीम है, जो ठंडी वस्तुएं हैं उनकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मांग इन सभी तत्वों से प्रभावित होती है। जलवायु, मौसम, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, कीमतें, तो इन सभी से मांग मांग प्रभावित होती है, बढ़ेगी या घटेगी। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका से यहाँ क्या आशय हुआ कि आपको लगता है कि यदि भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम होंगे तो अभी कम मूल्य पर भी उनकी मांग बढ़ेगी नहीं। और ऐसा अगर उपभोक्ता को आभास होता है कि भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे, तो अभी क्या होगी? उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक हो जाएगी। तो ये वो इस रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है सरकारी नीति। सरकारी नीतियों का भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि उदार नीति है तो सरकारी जो सब्सिडी है इनमें वृद्धि होगी तो वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी और मांग में वृद्धि होगी। कठोर नीति है, सरकार करों में वृद्धि करती है, अनुदानों में कमी करती है, अधिक से अधिक नियंत्रण लगाती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने से उनकी मांग में क्या होगी? कमी होगी। जो आरबीआई की मौद्रिक तथा साख नीति है उसका प्रभाव पड़ता है। यदि जो मौद्रिक तथा साख नीति सस्ती मौद्रिक बाजार में बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा का प्रसार है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और मुद्रा संकुचन है तो मांग कम होगी। सामाजिक एवं भौतिक मूल्य, तकनीकी ज्ञान, पिछड़ी तकनीक का यदि हो रहा है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि से उनकी मांग में कमी होगी। और नई तकनीक से क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम होंगे तो उनकी मांग में वृद्धि होगी। तो इस वीडियो में हमने मांग से क्या आशय होता है, तो मांग से आशय अर्थशास्त्र में प्रभावपूर्ण मांग से लगाया जाता है। उसमें उन पांचों तत्वों वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधनों को खर्च करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय, इन सभी का पूरा होना आवश्यक होता है। तो इससे क्या डेफिनेशन बनती है कि एक निश्चित समय एवं कीमत पर उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? उपभोक्ता की मांग। और इसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता की मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होती है या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व।
तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।